Hello everyone, welcome back to the learning of class 11 business studies. My name is Pooja and I'm here to provide you assistance in learning business as one of the essential and core subject in commerce stream. So for today's tutorial, I will be discussing and dealing with the very last topic of chapter 1, that is nature and purpose of business. So crux of today's tutorial is the basic factors affecting the start of business. So prior to this tutorial, I had covered all topics of chapter 1, whether it is concept of business, its features, classification of economic activities into business, profession and employment, role of profit, classification of business activities, or it may be your business risk. So let's cover the last topic of chapter number 1 today. सो जल्दी से स्टार्टअप करते हैं वो फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना जो कि बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि जब भी हम कोई बिज़नेस को स्टार्टअप करेंगे तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको असेस करना ज़रूरी होता है सो एज टू टेक अ साउंड डिसीजन. सो आज जो हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, आज जो फैक्टर्स हम लोग कवर करेंगे वो बेसिकली वो फैक्टर्स होंगे जो कि आपको एज अ बिजनेस पर्सन हेल्प आउट कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट सो एज टू नो कि वेदर आपका डिसीजन टू कैरी आउट एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और एनी लेवल ऑफ बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल या कितना सही साउंड करेगा. सो पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है ये डिसीजन लेने के लिए कि बिजनेस कैसा स्टार्टअप होना चाहिए या किस तरीके का होना चाहिए. सो सबसे पहला फैक्टर इज योर सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस. तो सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, द थीम ऑफ द बिजनेस, विच मीन्स दैट जब भी कोई बिजनेस पर्सन या बिजनेस हाउस अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं या मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके पास कोई थीम ऑफ बिजनेस होता है, कोई लाइन ऑफ बिजनेस होता है जिसका वो पिक करते हैं, डिसाइड करते हैं एंड फर्दर उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड फर्दर सप्लाई करते हैं या बेसिकली ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को. जैसे कि अगर थीम ऑफ बिजनेस या लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो इट कुड बी समथिंग लाइक दैट कि आपको एक मार्कर प्रोड्यूस करना है, आपको एक बोर्ड प्रोड्यूस करना है, आपको पेन प्रोड्यूस करना है या आपको ब्रेड बनानी है या बटर बनानी है, विच मीन्स दैट कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लाइन ऑफ बिजनेस हैं. इसीलिए एज एन एंटरप्रेन्योर मतलब कौन होता है, द पर्सन हु टेक्स ऑल ऑफ द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द बिजनेस एंड उसको स्टार्टअप करने का जो एफर्ट होता है बिजनेस में वो जो एफर्ट काउंट करवाता है या कंसिडर करता है या अपने साथ लेके चलता है वो रिस्क फैक्टर को, उस इंसान को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला टास्क क्या होता है जब भी वो सोचता है कि उसको बिजनेस को चलाना चाहिए या बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहिए तो डेफिनेटली द पर्सन हैज़ टू हैव द कैलकुलेशन कि कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस उसको पिक करना चाहिए. एंड डेफिनेटली जो भी लाइन ऑफ बिजनेस को आपको पिक करना है सो यू हैव टू टेक केयर दैट कि वो जो प्रोडक्ट हो या वो जो लाइन ऑफ बिजनेस हो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, विच मीन्स आप ऐसा सामान प्रोड्यूस करोगे या ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करोगे, रेगुलेट करोगे इन द मार्केट जो कि प्रॉफिटेबल होगा, विच मीन्स दैट वो प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म पे कस्टमर्स बहुत ईजिली एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके लिए प्राइस पे ऑफ करने के लिए रेडी होंगे. सो कमिंग डाउन टू पॉइंट नंबर 2 और द फैक्टर नंबर 2 इज़ योर स्केल और साइज ऑफ बिजनेस. तो स्केल और साइज का मतलब क्या होता है कि कितना लेवल पे या टू व्हाट लेवल यू वुड बी ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस हाउस और द बिजनेस कंसर्न. सो स्केल और साइज बेसिकली आपको डिटरमाइन कर लेना चाहिए सो दैट आपको पता हो एग्जैक्टली कि आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन साइज क्या होने वाला है. एज यू पीपल नो कि हमने पहले भी पढ़ा है दैट कि जो बिजनेस है वो 3 लेवल्स पे ऑपरेट होता है, दैट इज़ योर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड योर लार्ज स्केल. तो जो 3 लेवल्स हैं, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, डेफिनेटली वो एक टाइप ऑफ बिजनेस या कैटेगरी ऑफ बिजनेस तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वहाँ पे प्रोडक्शन साइज सबसे कम होता है, मीडियम में उससे ज़्यादा होता है, लार्ज में सबसे ज़्यादा होता है, विच मीन्स दैट आप जो भी साइज़ को यहाँ पे डिसाइड करोगे, जिस भी स्केल पे आप ऑपरेट करना चाहोगे उसके अकॉर्डिंगली ही बाकी सारे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको करना पड़ेगा. बिकॉज जो रिसोर्सेज आपको 10 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होंगे वो आपको ऑफकोर्स 100 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं चाहिए होंगे, विच मीन्स दैट 10 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन लॉट ऑफ योर 100 गुड्स. इसीलिए एज एन एंटरप्रेन्योर आपको डेफिनेटली ये चीज़ भी देखने ज़रूरी हो जाएगी कि जो फाइनलाइज्ड फॉर्म पे आपका जो बिजनेस है वो किस लेवल पे ऑपरेट करने वाला है या करने के लिए आप डिसाइडेड कर रहे हो.
थर्ड पॉइंट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बिजनेस सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 में कवर होगा। सो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बट अभी के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 10th आपको एक स्ट्रीम को पिक करना था जो कि आपके पास ऑप्शन था लाइक योर कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस और योर ह्यूमैनिटीज़। इसी तरीके से जो भी बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं, बिजनेस को चलाना चाहते हैं, उनके पास भी वेराइटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होते हैं जिसमें से उनको पिक करना पड़ता है या चाहिए, सो एज टू हैव द क्लियर ऑब्जेक्टिव इन द माइंड कि उनको एग्जैक्टली अपने बिजनेस में से क्या अटेन करना है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, विच मीन्स बिजनेस को इनिशिएट करने से पहले आपको कैटेगरी और टाइप ऑफ बिजनेस जिसको आप फॉर्म करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो 3 मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं ये तीनों ही टाइप है, वेराइटी है ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। कोई भी बिजनेस पर्सन कीपिंग इन माइंड कि उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स, उस सब चीज़ को इवेलुएट करने के बाद डेफिनेटली वो यहाँ पे पिक कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली कोई भी वेराइटी या कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेट करना इनिशिएट कर सकता है। Now let's cover point number 4 or the factor number 4, that is location of business enterprise. Location का मतलब क्या होता है कि what is the place or what is the area of working. Definitely place of working और the area of working काफ़ी important role play करता है। So इसमें मैंने mention किया है the entrepreneur has to decide the place where the enterprise will be located. Before taking this decision, he must find out availability of raw materials, power, labor, banking, transportation, etc. सो आई होप दैट कि आपने कभी ना कभी अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ को रिलेट किया हुआ, एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कभी भी कोई मॉल जाते हो, सो जो मॉल होता है एज यू नो इट्स अ वेरी लार्ज एरिया, राइट। सो काफ़ी लार्ज एरिया में मॉल जो होता है वो स्कैटर्ड होता है या कंस्ट्रक्टेड होता है। जो मॉल है उसको एज काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है, लार्ज एरिया चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। तो जो मोस्ट ऑफ द मॉल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वो ऐसी जगह लोकेटेड हो सकते हैं जहाँ पे स्पेस का कोई इशू ना हो, स्पेशियस प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है वो प्रॉब्लम ना हो स्पेस को रिलेटेड लेके। सो लोकेशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर लोकेशन सेंट्रलाइज्ड होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके मॉल को विजिट करेंगे या आपके डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट करेंगे। जितने कस्टमर्स आपको विजिट करेंगे उतना ही मैक्सिमम सेल्स भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो। सो कोई भी बिजनेस जो होगा वो जिस भी जगह पे ऑपरेट करेगा या जहाँ पे भी उसका प्लांट या बिजनेस प्रेमिसेस होगा, इट हैज़ टू बी लोकेटेड इन सच अ प्लेस जो कि बहुत ईजिली टैप करवा सकता है या कवर करवा सकता है आपको मार्केट के थ्रू, या मार्केट से कनेक्टिविटी आपकी अच्छी रह सकती है। एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर कि जो जो रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है सो एज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए उस लोकेशन पे। फर्दर जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है या जो भी लेबर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी उस जगह पे ईजिली आ सके, काम कर सके या अवेलेबल हो। एट द सेम टाइम जिस भी लोकेशन पे ऑपरेट करोगे वहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो बाय मीन ऑफ बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आप असेस कर सकते हो कि वो जो जगह जो आप डिसाइड कर रहे हो अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए या बिजनेस प्रेमिसेस को खड़ा करने के लिए वो आपके लिए फीजिबल है या नहीं है। इसमें से अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है जो कि आपके प्लस पॉइंट में नहीं आता है तो डेफिनेटली वो लोकेशन आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली जो बिजनेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल या लाइफ ब्लड जो माना जाता है दैट इज़ योर फाइनेंस फैक्टर। बिना फाइनेंस के, बिना पैसों के, बिना मनी फैक्टर के कोई भी बिजनेस ना तो स्टैब्लिश हो सकता है, ना ही फर्दर वो सर्वाइव कर पाएगा, एक्सपैंड हो पाएगा, ना वो डाइवर्सिफाई कर पाएगा अपने आप को, ना ही वो गुडविल को एंजॉय कर पाएगा। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंस का किसी भी बिजनेस में होना। सो डेफिनेटली अगर आपका थॉट प्रोसेस आपको ये परमिट कर रहा है कि आपको एक बिजनेस को स्टैब्लिश करना है तो सबसे पहला जो फैक्टर आपके माइंड में आता है वो यही होता है कि इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कितने फाइनेंस के या कितने पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेफिनेटली
अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग स्केल पे ऑपरेट करते हैं। सो जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए वो भी डिफरेंशिएटिंग होती है, वो भी सिमिलर नहीं होती है। तो यही चीज़ का आइडेंटिफिकेशन या इवैल्यूएशन किसी भी एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए, सो एज टू नो दैट कि जो भी बिजनेस का लाइन वो सोच रहा है, जो भी बिजनेस के बारे में वो सोच रहा है स्टैब्लिश करने के लिए, उसमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट आएगी। सो यू कैन सी दैट मैंने मेंशन किया है द बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही माइट रिक्वायर टू बाय फिक्स असेट्स ऑफ अ वर्किंग केसेस, विच मीन्स दैट यहाँ पे जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है जो भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली द पर्सन हैज़ टू एनालाइज ऑल ऑफ द फाइनेंशियल कंसर्न्स रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। सो उनको क्या करना होगा, उनको अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि ज़रूरी होगा बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, या इनिशियल लेवल पे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एंड डेफिनेटली जो एडिशनल लेवल पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उनको सबका एस्टिमेशन प्रायर करना चाहिए, सो एज टू नो दैट कि परफेक्ट काइंड ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना चाहिए एंड क्या वो फीजिबल फॉर्म पे उतना अरेंज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। डेफिनेटली जो फंड्स हैं वो दो मेजर कैटेगरीज के लिए आपको चाहिए हो सकता है। पहला है फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल हमें चाहिए होगा। सो फिक्स असेट्स वो अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल को अपने अंदर इनकलकेट करेगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग आपके बिजनेस के साथ सस्टेन करता है। जब भी हम कोई फिक्स असेट को खरीदते हैं, सो जो फिक्स असेट होता है वो करंट ईयर के लिए आपके लिए बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंस हो सकता है, खर्चा हो सकता है, बट फॉर द फ्यूचर परस्पेक्टिव के लिए अगर हम देखें या फॉर द कमिंग ईयर्स के लिए हम देखें, तो यही फिक्स असेट का डिसीजन अगर साउंड होता है, अच्छा होता है, तो यही फिक्स असेट्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी कमा के देते हैं। एट द सेम टाइम जो वर्किंग असेट होता है या वर्किंग कैपिटल होता है, तो वो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है आपके करंट असेट्स के अंदर, विच मीन्स दैट जो वर्किंग कैपिटल है वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ का रनिंग कैश होता है या ऑपरेटिंग कैपिटल होता है, जो कि आपको मेंटेन करना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड और इन द फॉर्म ऑफ करंट असेट्स, जो कि इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड फॉर्म पे, विच मीन्स दैट उसका लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी हाई होगा, तो आप इन करंट असेट्स को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। सो बिजनेस को ब्लॉक कैपिटल के फॉर्म पे, फिक्स असेट्स के फॉर्म पे फिक्स कैपिटल भी चाहिए होगा एंड रनिंग कैश के फॉर्म पे वर्किंग या ऑपरेटिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होगी। इन दोनों का समराइज वर्जन ही बेसिकली आपका टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन को बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले इन सब चीज़ों का एस्टिमेशन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर फिजिकल फैसिलिटीज़। एज यू ऑल नो दैट कि जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सो वी पीपल हैव 5 M's, दैट इज़ योर मेन, मेथड, मटीरियल, मशीनरी एंड मनी फैक्टर। तो इन सब में से जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो सकते हैं आपके वो मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्टिविटी को इंटैक्ट रख सकते हो, आप अच्छी तरीके से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हो। सो जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होंगी लाइक योर मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मटेरियल, ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले से एक क्रिटिकल असेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर कि जो भी टाइप या जो भी स्केल ऑफ बिजनेस पे आप ऑपरेट करना चाहते हो, हर एक टाइप या हर एक लेवल का जो फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर मैं टाइप के बारे में बात करूँ, सो वी हैव 2 मेजर कैटेगराइजेशन। फर्स्ट इज योर मैन्युफैक्चरिंग एंड द अदर वन इज योर ट्रेडिंग। सो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। सो प्रोडक्शन करने के लिए वो इनपुट को सिक्योर करेगा, प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। तो जो इनपुट के फॉर्म पे वो रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेगा, ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस इनकर करेगा इस प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए। बट अगर हम लोग टाइप ऑफ बिजनेस स्पेसिफिक ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, सिर्फ सामान को सेल ऑफ करना। तो ऑलरेडी आउटपुट कोई और प्रोड्यूस कर रहा होगा, हम उससे प्रोक्योर कर लेंगे, खरीद लेंगे एंड उसके बाद हम उसको सेल ऑफ कर देंगे। तो सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, हम लोग कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग को जो मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो कम होगी एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि अगर टाइप ऑफ बिजनेस है, टाइप या कैटेगरी ऑफ बिजनेस जो होगा वो अलग अलग होगा, तो डेफिनेटली जो फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंशिएटिंग फॉर श्योर होगी।
नेक्स्ट इज जो प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट का मतलब क्या है, जो आपका प्रेमिसेस है, जो स्पेस है जिसको आप यूज़ करोगे एज द एरिया ऑफ वर्किंग, वो कैसा है, उसका फिजिकल अरेंजमेंट कैसी है, वो भी आपको फॉर श्योर हेल्प करेगी टू डिटरमाइन कि आपका बिजनेस का जो बेसिक फैक्टर है वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है आपके प्रोडक्शन मैकेनिज्म को। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है शोइंग द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। जैसे कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको डेफिनेटली बहुत सारी मशीन्स की, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी सो एज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द कमोडिटीज़ और द प्रोडक्ट। विराज जो ट्रेडिंग है उसको कम सामान की ज़रूरत होगी, कम मशीन्स की ज़रूरत होगी एंड कम इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, बिकॉज वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंडल्ज या कैरी आउट नहीं करता है। सो जो फिजिकल अरेंजमेंट या जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा एक मशीन या इक्विपमेंट को सेटल डाउन करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर्ड टू योर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें ज़्यादा प्लांट लेआउट की फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या एरिया अफेक्ट करता है, एंड यही चीज़ ट्रेडिंग में कम रिक्वायर्ड होती है या कम होती है एज कम्पेयर टू योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी हमने 5 M's के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि मेन, मेथड, मटीरियल, मशीनरी एंड मनी फैक्टर। इसमें से ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट असेट है। कि अगर हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे दे नोट टू बी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी ऑफ द बिजनेस, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो। विदाउट योर ह्यूमन रिसोर्स वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। कि जितने भी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल नाउ, इवन नाउ आप आज के टाइम पे भी जो भी सोफिस्टिकेटेड मशीन को यूज़ करते हो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको कमांड करने के लिए ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी डेफिनेटली हर एक बिजनेस को होगी, चाहे वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करे, मीडियम पे या लार्ज पे, चाहे वो एक सिंगल हैंडेड काइंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो या वो पार्टनरशिप का बिजनेस हो या वो बड़ी कंपनी हो, सब में कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। So the entrepreneur must find out the requirement of skilled and unskilled worker and managerial staff to perform various activities, which means एक entrepreneur को पहले ही assess करना ज़रूरी होता है कि कितने human resource की requirement उसको होगी, so that जो भी उसने plan out किया है या जो भी उसने सोचा है execute करने के लिए, उस execution purpose के लिए जो human resource हैं वो कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, क्या क्या skills उसके अंदर होना चाहिए, and what would be the exact number जो कि रिक्वायर्ड होगा आपके बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट इज योर टैक्स प्लानिंग। टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है आपका टैक्स, विच मीन्स दैट टैक्स हमारे इनकम के ऊपर लेवी होता है, हमारे जो भी हम कमाते हैं उसके ऊपर लेवी होता है। डेफिनेटली अगर एक बिजनेस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कमाएगा, विच मीन्स कोई बिजनेस कम प्रॉफिट कमाएगा, कोई ज़्यादा कमाएगा, बट हर एक बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी लीडिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज़ योर टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी। डेफिनेटली एज एन एंटरप्रेन्योर आपको टैक्स प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए, बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं या इम्पोज या लेवी होते हैं एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री। आपको उन हर एक लॉ के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए, हर उन टैक्सेस के बारे में आपको पहले से नोन होना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के फंक्शनिंग या प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 10 और द फैक्टर नंबर 10 इज सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, विच मीन्स दैट जैसे ही जितने भी अबव पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है उसको एक एंटरप्रेन्योर काफ़ी क्रिटिकली असेस कर लेता है, समझ लेता है एंड उसके ऊपर डेफिनेटली एक प्लान ऑफ एक्शन भी क्रिएट कर लेता है। एंड ये सब चीज़ें जब ओवर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं या कंप्लीट हो जाती हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है एक बिज़नेस को वो प्रोक्योर्ड हो चुके होते हैं। एंड इस स्टेज पे आके या इस पॉइंट पे आके जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं एक बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको पूरा किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है एंड फाइनली एक बिजनेस आइडिया को एक रियल बिजनेस प्रेमिसेस के फॉर्म पे स्टैब्लिश कर दिया जाता है।
So definitely as an entrepreneur, you have to take care of all the legal formalities associated with your business type, so that आपका जो business है वो सही तरीके से एक lawful business के form पे create हो सके और establish हो सके. सो लेट्स कंक्लूड कि हमने आज क्या पढ़ा है, क्या कवर किया है. हमने वो फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के एफर्ट किए हैं जो कि बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक बिज़नेस का डिसीजन वेदर टू स्टार्ट या किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए उसको फ्रेम करने में हेल्प आउट करता है. जैसे कि हमने कवर किया सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, विच मीन्स हमने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हाट शुड बी द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो कि हम प्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में हम एफर्ट करते हैं, सोचते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ा हमने कि स्केल एंड साइज ऑफ बिजनेस, विच मीन्स दैट कौन से लेवल पे आपको ऑपरेट करना है, बिकॉज जो भी लेवल होगा वो अलग अलग प्रोडक्शन लॉट को प्रमोट करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव स्मॉल स्केल, देन वी हैव मीडियम स्केल एंड वी हैव लार्ज स्केल. सो जो स्मॉल स्केल है वो सबसे छोटे लेवल पे ऑपरेट करता है, जो लार्ज स्केल बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेट करता है. तो जो भी स्केल आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपका प्रोडक्शन जो होगा वो डिफ्रेंशिएटिंग होगा, विच मीन्स जो स्मॉल स्केल है वहाँ पे प्रोडक्शन लॉट जो होगा या साइज़ जो होगा वो कम होगा, एंड लार्ज स्केल में डेफिनेटली जो प्रोडक्शन लॉट या साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा. सो जो स्मॉल स्केल को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस होगा वो डेफिनेटली कम होगा, एंड जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने का जो एक्सपेंस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू द मीडियम स्केल एंड योर स्मॉल स्केल. सो ये भी फैक्टर आपको हेल्प आउट करेगा सो एज टू नो कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर लोकेशन, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि लोकेशन जो है वो ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे आप अपना बिजनेस फैक्ट्री को या प्रीमिसेस को स्टैब्लिश करोगे, एंड जो लोकेशन आप डिसाइड करोगे वो डेफिनेटली आपके मार्केट के आसपास होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, जहाँ पे आपको सारी बेसिक सर्विसेज ईजिली मिल सके. आपको ऐसा लोकेशन को पिक करना चाहिए. नेक्स्ट हमने कवर किया चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स आउट ऑफ वेरियस बिजनेस ऑप्शन आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पिक करना है कि कौन सा टाइप या कौन सा फॉर्म को आप अपनाओगे. बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं, लाइक योर सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस, योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और योर कंपनी. सो डेफिनेटली हर एक के प्रॉज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि उसे कौन सा फॉर्म को पिक करना है, बिकॉज जो एक फॉर्म है उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको ये जानने के लिए कि कौन सा फॉर्म आपके अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट हो सकता है ऑपरेट करने के लिए. नेक्स्ट हमने कवर किया फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, विच मीन्स दैट कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ योर इनिशियल कैपिटल और योर एडिशनल कैपिटल. जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो इनिशियल कैपिटल है वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बिजनेस में स्टार्टिंग में लगता है, विच मीन्स दैट अगर मैं आज डिसाइड करती हूँ एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, तो जो इनिशियल लेवल पे जो खर्चे आएंगे, जो एक्सपेंस आएगा, दैट इज़ माई इनिशियल कैपिटल. एंड लेट अस अज्यूम कि मेरे बिजनेस को स्टैब्लिश हुए 2 साल हो गए हैं, एंड फर्दर उसको रन करने के लिए, फर्दर उसको एक्सपांड करने के लिए जो मैं और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करूँगी अपने बिजनेस में, दैट वुड बी काउंटेड एज योर एडिशनल कैपिटल. तो ओवरऑल कैपिटल, चाहे वो आपका इनिशियल हो, चाहे वो आपका एडिशनल हो, चाहे वो फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए हो, चाहे वो करंट असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हो, तो हर एक चीज़ को आपको प्रॉपरली प्लान या इवैल्यूएट करना ज़रूरी होगा. इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकल फैसिलिटीज़, तो हम उन मशीनरीज, बिल्डिंग्स के बारे में सोचते हैं या डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स या कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कितनी बिल्डिंग्स की या कौन कौन सी जगह पे प्रीमिसेस को हम लोग को स्टैब्लिश करना होगा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. इसीलिए हमें फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, बिकॉज ये जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपके टाइप पे, मतलब कि आपका कौन सा कैटेगरी है, कौन सा टाइप है जिसमें आप ऑपरेट करना चाहते हो, एंड फर्दर आप कौन सा स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हो. अगर हम बात करते हैं वी हैव 3 लेवल्स, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड योर लार्ज स्केल. तो डेफिनेटली स्मॉल स्केल पे अगर प्रोडक्शन कम होता है एंड लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जब आपको मशीन की रिक्वायरमेंट कम होगी तो डेफिनेटली आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली ही खरीदनी होगी. बट अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, एज इन द केस ऑफ योर लार्ज स्केल, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए आपको मशीन्स, दैट टू मल्टीपल मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग टेक्निक की मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. फिर हमने कवर किया प्लांट लेआउट. सो प्लांट लेआउट का मतलब क्या है, जो भी आपके पास मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए शुड बी हैविंग एनफ ऑफ द स्पेस फैक्टर.
आपका प्लांट लेआउट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से साउंड प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेटली इन द केस ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन होती है ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे मशीन्स और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो उस मशीन को, उस इक्विपमेंट्स को आप किस तरीके से अरेंज करोगे सो दैट एक लेआउट प्रॉपर हो एंड एज सच कोई भी ट्रबल नहीं हो, उस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आपकी होगी, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर अबाउट द स्किल्स जो कि उनके अंदर होने चाहिए उस बिज़नेस को चलाने के लिए या उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कि आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दोगे। नेक्स्ट हमने कवर किया था टैक्स प्लानिंग, विच मीन्स दैट मैंने आपको बताया था कि बहुत तरीके के लॉज हमारी कंट्री के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं, एंड वो जो लॉज हैं वो आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पोज या लेवी किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ द लॉज और ऑल ऑफ द फैक्टर्स जो कि एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री आपकी एक बिजनेस के ऊपर रेगुलेट हो सकता है या इम्पोज किया गया होगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। एंड लास्टली हमने कवर किया कि इस फाइनल स्टेज पे जिसमें को हम बोल रहे हैं सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, यहाँ पे उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को या डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया जाता है बाय मीन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एंड फाइनली आप अपने बिजनेस आइडिया को शेप देते हो, रियलिटी का उसको एग्जीक्यूट करते हो इनटू रियल टर्म्स एंड अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर देते हो और उसको चलाना इनिशिएट कर देते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। थैंक यू सो वेरी मच।